ध्यान दीजिए बउआ। एनपीओ में थ्योरी कर रहे हैं हम लोग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेसन 1 का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? तो बोलिएगा सब्सक्रिप्शन इज ए मेन सोर्स ऑफ द एनपीओ। एक लाइन में खत्म कर सकते हैं उसका। या फिर बोल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच इज द गिवन बाय द मेंबर ऑफ द कॉमन पब्लिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट है जिसको जनरल पब्लिक जो होता है या कॉमन पब्लिक जो होता है, सामान्य तौर पे व्यक्ति जो होते हैं वे देते हैं किसी मंदिर मस्जिद या किसी ट्रस्ट को। आपको मालूम है कि किसके अंडर में सब्सक्रिप्शन आता है? सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है। द ऑर्गेनाइजेशन एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, है ना, रेगुलर इंटरवल मतलब सालाना वो लोग देते रहते हैं पैसा। इट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मेन इनकम के रूप में या मेन सोर्स ऑफ इनकम के रूप में किसको देखा जाता है? सब्सक्रिप्शन को देखा जाता है। यदि डोनेशन पूछ दिया जाए कि डोनेशन क्या है, तो सेम यही वाला वर्ड रहेगा, केवल सब्सक्रिप्शन की जगह पे डोनेशन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड हम लोग का जो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2021 में आया है, पहला वाला भी 21 में पूछा गया था। ये पूछा जा रहा है कि स्टेट 2 कैरेक्टरिस्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की कम से कम 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, ऐसे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अकाउंट का हम लोग 15-20 को विशेषता बता देंगे, लेकिन 2 को पूछ रहा है। तो पहला नंबर हो जाएगा कि नेचर में बात किया जाए तो इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक पढ़े हैं जिसमें कैश, बैंक और पेटी कैश का उल्लेख होता था 11 क्लास में। 2 नंबर में है नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब क्या होता है कि नॉन कैश आइटम आर द रिकॉर्डेड। जो कैश आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम है, उनको भी इसमें क्या किया जाता है? इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? बोल सकते हैं आप इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए नेचर ऑफ कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। बहुत नेचर बोल सकते हैं, है ना। चलिए तीन नंबर देखिए क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंसेस को बताना है। पहला डिफरेंसेस देखिए, इसमें नेचर के बेसिस पे यदि हम डिफरेंसेस की बात करें तो नेचर में हम लोग का आता है कि इट इज ए रियल अकाउंट। हम बोले ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बच्चा जानता है कि वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, 11 में पढ़ाए थे ये सब रूल ना। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट की यदि हम लोग बात करें तो इट इज लाइक ए कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट या फिर कैश बुक की तरह इसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे 11 में कैश बुक में केवल कैश का कॉलम लिखते थे, बैंक का कॉलम अलग लिखते थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश, उसमें बहुत सारा चला था लंबा लिस्ट उसमें। उसी प्रकार हम लोग कैश बुक को मतलब कैश बुक की तरह ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसका? हम लोग रिसिप्ट अकाउंट का ट्रीटमेंट करेंगे। थोड़ा सा अंतर ये होगा कि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था और ये एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे यदि हम लोग बात करें तो इट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे 11 क्लास में, उसी तरह इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब है ना, इस साइड में 2 करके एक्सपेंसेस आता था, उस समय बाई करके इनकम आता था। बस हो गया। चलिए 4 नंबर देखिए अब क्या है। 4 नंबर में है व्हाट आर द, ये भी पूछा गया था प्रश्न कहीं क्या। हाँ देखिए, ये बिहार बोर्ड 2016 में, 21 में और 22 में भी ये पूछा गया है। 22 वाला लिस्ट छूट गया है इसमें से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द 4 इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम आपको 4 गो इंपोर्टेंट सोर्स बताना है, सोर्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का स्रोत है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। आपका 2020 का पेपर देखिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाता है प्रश्न। देखिए तो आप बोलिएगा इसमें कि लिखिएगा देयर आर मेनी या फिर देयर आर 4 सोर्स ऑफ द फ्लोइंग। नंबर 1 बच्चा जानता है डोनेशन सब्सक्रिप्शन। नंबर 1 2 पे दे देना है डोनेशन सब्सक्रिप्शन। नंबर 3 पे बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस फॉर द चैरिटी या फिर डायरेक्टली चैरिटी भी केवल लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इंट्रेंस फी बोले थे ना, इंट्रेंस फी भी लिख सकते हो। इंट्रेंस फी हो जाएगा, एडमिशन फी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फी हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और यहाँ पर चैरिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
ये सारा चीज इसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में भी दो तीन ट्रिक्स पे चलते हैं। एक हमारा स्पेशल डोनेशन होता है, एक हमारा जनरल डोनेशन होता है, एक हमारा स्पेशल सब्सक्रिप्शन होता है और एक हमारा जनरल सब्सक्रिप्शन होता है। चलिए पहले हम उसको समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए डोनेशन के बारे में है, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले उसमें हम लोग देखिए दो तरीके के यहाँ पर थॉट आपको समझना पड़ेगा। एक होता है यहाँ पर स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, और एक होता है हम लोगों का यहाँ पर जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन। ठीक है, स्पेशल डोनेशन और जनरल डोनेशन में क्या अंतर होता है, पहले इसके थ्योरी से पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए स्पेशल डोनेशन और ये रहा आपका जनरल डोनेशन। एक बार की बात है, मैं एक मंदिर में गया था, ठीक है ना, मंदिर में गया था, बहुत बढ़िया, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, है ना। और उसी मंदिर में क्या हुआ था, उसी मंदिर में बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, अपना दान दक्षिणा लोग दे रहे थे उसमें से। आ रहा है समझ में ना, बहुत लोग आए थे मंदिर में, बड़ा बड़ा उसमें से बिजनेसमैन भी सब उसमें से उतरा, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन और अफसर टाइप का आदमी उसमें कार पे से उतरा। सब भजन कीर्तन चल रहा है, भजन कीर्तन के बाद सब आया अपना, सब भजन कीर्तन सुना। सुनने के बाद जो कार से लोग जो आए थे, जो वीआईपी लोग जो थे, कार से जो लोग आए थे, उन्होंने आया और आकर बोला कि हम मंदिर के लिए एक स्पेशल डोनेशन टेकन करते हैं, देते हैं, गिवन करते हैं। इसके लिए आप एक स्टैचू बनाइएगा। भगवान का जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो थोड़ा पुराना हो गया है, साइज भी थोड़ा छोटा है, आप थोड़ा बड़ा साइज में बनाइएगा। तो उसका नाम था ए, और ए ने कितना दिया, ए ने 5 लाख रुपया दिया। कितना दिया, 5 लाख रुपीस ए ने दिया। ठीक है, फिर बी उठा और बी बोला ना कि हम मंदिर का जो ये भवन है ना, ये भवन का हम चाहते हैं ना बढ़िया निर्माण किया जाए, इससे बढ़िया निर्माण है, इसमें थोड़ी मरम्मत कर दिया जाए, रिपेयरिंग किया जाए। तो हम इसमें 3 लाख रुपए का डोनेशन दे रहे हैं, रिपेयरिंग फॉर द बिल्डिंग, रिपेयरिंग फॉर द टेम्पल। समझ में आ रहा है ना। सी उसमें से उठ के आता है और सी बोलता है कि भगवान का जो घंटी है ना, ये घंटी हम चाहते हैं ना कि महंगा घंटी इसमें लगे और काफ़ी बढ़िया घंटी लगे। तो घंटी के लिए बोला कि हम घंटी के लिए कितना दे रहे हैं, इसमें 1.5 लाख रुपए हम घंटी के लिए दे रहे हैं, बेल के लिए, फॉर द बेल। आई डोनेटेड द 1,50,000, 1.5 लाख रुपए हम देंगे आपको। उसमें से के नाम के उठ के आता है, एल उठता है, एम उठता है, पी उठता है, अलग अलग नाम से लोग उठते हैं। कोई 2 लाख देता है, कोई 3 लाख देता है, कोई 5 लाख, कोई 4 लाख, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर पैसा दे देते हैं। और अपने साथ एक अपना स्पेशल पर्पस भी बताते हैं कि मेरा जो पैसा है वो घंटी के लिए है, मेरा जो पैसा है वो मूर्ति के लिए है, मेरा जो पैसा है वो भवन के लिए है, मेरा जो पैसा है वो सालों भर प्रसाद फ्री में खिलाना है यहाँ पर श्रद्धालुओं को, मेरा जो पैसा है वो यहाँ पर जो भी धर्मशाला है, समझ में आ रहा है ना, जहाँ लोग अपने शादी विवाह या फिर जो लोग रुकते हैं उनके लिए है, मेरा जो पैसा है वो स्टाफ के लिए है, मेरा जो पैसा है तो ये पूरा नीचे के टाइल्स और फर्श को बिछाने के लिए। अलग अलग लोग पर्पस बताते हैं और अलग अलग लोग पैसा यहाँ पर डोनेट कर देते हैं। आ रहा है समझ में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक आदमी उठा और 101 रुपया दान पेटी में जमा कर दिया, कोई उठा 501 रुपया जमा कर दिया, कोई 11 रुपये दे दिया, कोई 21 रुपये दिया, कोई 51 रुपये दे दिया। तो अच्छा ये बताइए, जो बड़का बड़का अमाउंट दिए हैं तो उनका अलाउंस होगा ना। हाँ, बोला जाएगा अमित सिंह फ्रॉम धनबाद, इट इज डोनेटेड फ्रॉम आवर टेम्पल, इट इज 5 लाख रुपीज, इट्स 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ये धनबाद से आए हैं भाई। बी नाम जो है बलवंत सिंह, बलवंत सिंह हैज डोनेटेड कितना है, 3 लाख रुपीज फ्रॉम द पर्पस ऑफ स्टैचू, पर्पस ऑफ बेल। सब लोग अपना अपना पर्पस दे रहे हैं, अलाउंस भी हो रहा है। क्या हम लोगों में से कोई 101 रुपया और 11 रुपये जो दे रहा है, मेरे साथ मंजीत गया, मंजीत 11 रुपये दे दिया, 51 रुपये दे दिया, तो क्या मंजीत का नाम लेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई विकास नाम का लड़का है, दे दिया भाई 51 रुपये दे दिया, 101 रुपये दे दिया, हम जाकर दे दिए 101 रुपया, तो क्या हम लोग का नाम होगा वहाँ पर, लिया जाएगा नाम। कुछ नहीं, दान पेटी है उसमें डाल दीजिए, दान पेटी है उसमें क्या कीजिए, डाल दीजिए।
तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आ गया कि जो बड़ा अमाउंट होता है अब विथ इसके साथ एक स्पेशल पर्पस इंक्लूड रहता है, ऐसे ही डोनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग स्पेशल डोनेशन कहते हैं। और जिसके साथ कोई पर्पस नहीं रहता है, छोटा छोटा पैसा जो लोग देते हैं, छोटी अमाउंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जनरल डोनेशन करते हैं। रोज का डोनेशन है, एक दिन सालाना ही डोनेशन जोड़ेंगे, पूरा दान पेटी में रोज लोग पैसा डालते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया। साल में जब दान पेटी खुलता है, किसी भी दुर्गा मंदिर में, हनुमान मंदिर में, शिव मंदिर में जब खुलता है, मालूम चलता है कि हाँ इसमें टोटल 50,000 रुपया हो गया या 1 लाख रुपया हो गया, तो फिर भी वो किस डोनेशन में आएगा, वो जनरल डोनेशन में ही आएगा, क्योंकि उसके साथ वर्ड नहीं लिखा गया है स्पेशल डोनेशन। समझ में आ रहा है ना? स्पेशल डोनेशन सीधे स्पेशल फंड में इंक्लूड हो जाएगा, ये कैपिटल नेचर होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर ना? इसका मैथ जब मिलेगा आगे तो हम बताएंगे कि आपको उस टाइम पे हम समझाए थे, उस टाइम पे। देखिए अब आएगा आपका व्हाट इज डोनेशन। डोनेशन क्या है? तो डोनेशन इज द अमाउंट गिव फॉर द चैरिटी या गिव फॉर द डोनेशन कॉमन पीपल या बाय कॉमन पीपल। कॉमन पीपल द्वारा कोई डोनेट पैसा हो जाता है, उसी को डोनेशन कहते हैं। डोनेशन इज ए सोर्स ऑफ द एनपीओ। ये एनपीओ का क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक सोर्स है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आता है? गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप। आप रेवेन्यू रिसीप के कम से कम 4 एग्जांपल्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीप में क्या आएगा हमारा? सबसे पहले जो आएगा, पहला हमारा आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, दूसरा रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ द बैंक आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी आ जाएगा। क्यों सर ऐसा लिखे? आपसे क्या पूछ रहा है? रेवेन्यू रिसीप। कल आपको जब खंड हम दिखा रहे थे कि रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड होता है, इनकम एक्सपेंडिचर साइड होता है, तो उसमें भी 2 नेचर होते हैं, एक कैपिटल नेचर होता है और एक हमारा रेवेन्यू नेचर जिसको आयगत कहा जाता है और कैपिटल को पूंजीगत कहा जाता है। कल वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो उसमें यदि हम लोग रेवेन्यू नेचर की बात करेंगे तो छोटा नेचर आएगा उसमें। तो छोटे नेचर में क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, स्पेशल सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, केवल सब्सक्रिप्शन आएगा, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द बैंक आ जाएगा, बैंक का छोटा छोटा जो इंटरेस्ट दे रहा है बैंक वो आ सकता है। अब मंदिर का बहुत सारा पैसा है तो मंदिर में तो नहीं रख सकते हैं, चोरी होने का डर रहेगा, कुछ भी लोग रॉबरी कर सकता है वहां पर। पुराने फिल्मों में देखते भी होंगे, अमरीशपुरी लूट लिया पूरा मंदिर है, तो ये डर भी रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक में सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग उसको डिपॉजिट करवा देते हैं। तो डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा आपको, है ना? वो भी आपका रेवेन्यू रिसीव होगा कि नहीं होगा? इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? वो भी आपका रेवेन्यू नेचर होगा। अब यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीव। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसीव के 2 एग्जाम्पल्स का यहाँ पर जिक्र करना है। 2 एग्जाम्पल्स का क्या करना है? जिक्र करना है। पहला जो एग्जाम्पल्स है वो लाइफ मेंबर फी है। पहला क्या है? लाइफ मेंबर फी है ना? और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन है। 2 यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कैपिटल रिसीव के। कैपिटल रिसीव में पहला क्या आता है हमारा? लाइफ मेंबर फी, जो एक टाइम लिया जाता है, आपको कल ही बताए थे। जैसे रजिस्ट्रेशन फी होता है उस तरह लाइफ मेंबर फी होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और एक आपका क्या होगा? स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेशल डोनेशन बोलो या स्पेसिफिक डोनेशन बोलो, जिसको 1 साल से ज़्यादा चलेगा। मूर्ति बनवाओगे तो क्या 1 साल नहीं चलेगा? क्या मंदिर बनवाओगे तो 1 साल नहीं चलेगा? 1 साल से ज़्यादा चलेगा। दिस इज कॉल्ड द कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर जो है तो उसको में क्या होगा हमारा? स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा सर, उसमें शूट, हाँ उसमें फिट हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है हम क्या बोले यहाँ पर? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखिएगा, आप इंट्रेंस फी भी लिख सकते हैं, आप स्पेशल सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई फंड भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आपको कैपिटल रिसीव को बताना है, एक ऐसे प्राप्ति को बताना है जो 1 साल से ज्यादा महत्व रखता है वो प्राप्ति। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है? व्हाट इज द लेजिस्लेसी? व्हाट इज द लेजिस्लेसी? लेजिस्लेसी क्या है? लेजिस्लेसी का मतलब होता है वसीयत। वसीयत समझते हैं? दादा का वसीयत पापा को मिल गया, पापा का वसीयत पापा चाचा में बट गया, फिर पापा का वसीयत जो उनके लड़के हैं उनको मिल गया। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वो वसीयत चलते जाता है। उसी प्रकार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसी भी मंदिर का मान लीजिए एक बहुत बड़े कोई पुजारी है तो उनको तो वसीयत मिल
मेन जो वहाँ के स्वामी हैं वहाँ के, समझ में आ रहा है ना, तो वो मिल गया। मठ के जो मेन महाराज जो है वहाँ, उनको मिल गया। उसके बाद वो किसको ट्रांसफर करना चाहते हैं वसीयत, वो लेजिस्लेसिव किसको देना चाहते हैं, अपने शिष्यों में जिन पे लगेगा कि ये कारभार देखने योग्य है तो उनको क्या हो जाएगा, वो वसीयत मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। कोई भी ट्रस्ट चलता है, आप बहुत जगह पे देखिएगा कि मठ चलता है, मठ जिसको हम लोग मठिया कहते हैं, वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, लोग ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अपना वसीयत कहने का मतलब है कि रुपया भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, जिम्मेवारी भी हो सकता है, वो सारा चीज वसीयत के रूप में ही देखा जाता है। तो ऐसे बताइए, ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया कि लेजिस्लेसी इज, वसीयत क्या है, तो क्या कहिएगा। दो चीज बोल रहे हैं ऑप्शन में, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। एसेट्स है कि लायबिलिटी है, हाँ वो लायबिलिटी है। वसीयत जो है वो आपका लायबिलिटी है, वो दायित्व है सर, आपको निभाना है, क्योंकि आप एनपीओ पढ़ रहे हैं। आप आमतौर पे जमीन जायदाद आपको नहीं मिल रहा है, आपको लायबिलिटी मिल रहा है। पूछिए कैसे। हमारे एंसेस्टर या हमारे फोर फादर यदि हमको वसीयत देते हैं तो हमारे लिए वो एसेट्स होता है। एसेट्स प्लस लायबिलिटी दोनों होता है, कि हम लोगों ने अपने जीवन में इतना पैसा कमाया, अब ये तुमको आगे इसमें बढ़ाना है, तो एक जिम्मेवारी भी मिल गया और पैसा भी मिल गया। मंदिर के लिए क्या होता है, मंदिर के लिए जो स्वामी तुमको दिए, तो तुमको अपना संपत्ति तो है नहीं तुम्हारा, कारभार के लिए तुमको बना दिए हैं मेन उसमें। उसके बाद तुम्हारे बाद भी कोई होगा, तुम भी उसको ट्रांसफर करोगे, तो तुम्हारे लिए दायित्व ही नहीं हुआ, लायबिलिटी नहीं हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, हम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव उसका। जब देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2020 में सब आए। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा तो एनपीओ में लमसम आपका 200 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, कितना कीजिएगा क्वेश्चन, तो मुश्किल से गिन के हम लोग उसमें से 40 क्वेश्चन करवा देते हैं, 30-40 क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आपका, उसमें भी हम कम में करवाते हैं। 30 गो में कम से कम एग्जाम में आपका 100% लग जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एक व्हाट इज लेजिस्लेसी। लेजिस्लेसी क्या होता है, तो लेजिस्लेसी इज द मनी, एक पैसा है। अभी हम बताएं वसीयत एक तरह का पैसा ही है। विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स बाय द विल ऑफ द ए पर्सन, एक पर्सन को क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट, ये कौन सा रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। सो इट इज द शोन ऑन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट को कहां कहां दर्शा सकते हैं, बैलेंस शीट में सीधे दर्शाएंगे इसको हम लोग। कहां दर्शाइएगा, बैलेंस शीट में दर्शाएंगे हम लोग इसको। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है यहां पर, Why is income and expenditure amount prepare। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्यों तैयार करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने का पीछे पर्पस होगा ना जी कुछ। आखिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी मंदिर मस्जिद या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी आईसीआई और आईसीएमआई और आईसीएसआई जैसे इंस्टीट्यूट में क्यों लागू किया जाता है इसको। वाई आर यू मतलब कि इशू फॉर द इंस्टीट्यूट्स एंड मंदिर मस्जिद एंड चर्च। This account is a prepare to the find out whether income exceeds expenditure or the vice versa। vice versa यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, vice versa। कहने का मतलब है कि मंदिर और मस्जिद में भी बहुत प्रकार के जो होते हैं खर्चे होते हैं, और बहुत प्रकार के छोटे मोटे इनकम भी होते हैं। आमतौर पे हम उस गांव की बात नहीं कर रहे हैं जिस गांव में एक छोटा सा मंदिर है। हर गांव में होता है मंदिर, हनुमान जी का होता है, दुर्गा माँ का मंदिर होता है, उसमें उतना हिसाब नहीं होता है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में मंदिर है। कल एक बात हम कर रहे थे साईं ट्रस्ट का। साईं ट्रस्ट के एक दिन का जो इनकम है वो 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया आ रहा है समझ में ना। शिरडी के साईं मंदिर, उसके बाद आपका तमिलनाडु में आपका बालाजी का मंदिर है, त्रिपुरम में आपका बहुत सारा, साउथ मूवी में देखते भी होंगे बड़का बड़का मंदिर रहता है सब। तो ये सब जो मंदिर है उस सब मंदिर में पूछिए मत। अब गोल्डन टेम्पल है आपका पंजाबियों का अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर उसको कहा जाता है। तो ये सब में दान डोनेशन सबसे ज़्यादा जाता है ना, दान डोनेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें चला जाता है। तो उसी सब का हिसाब किताब रखना पड़ता है कि साल में क्या खर्चा हुआ। अब वहाँ पर अकाउंट मैनेज करने के लिए हम लोग अकाउंटेंट भी नियुक्त करते हैं, वहाँ पर अकाउंटेंट को सैलरी देते हैं, और स्टाफ रखेंगे तो उसको ऑनरियम पेमेंट करेंगे। एक वर्ड आपके पास आएगा ऑनरियम, ऑनरियम पेमेंट या ऑनरियम एक्सपेंस आएगा। तो उस टाइम पे मत कहिएगा कि ऑनरियम एक्सपेंस क्या है। ऑनरियम एक्सपेंस का मतलब होता है कर्मचारियों को पेमेंट करना। कोई कर्मचारी है जिसको अकाउंटिंग का काम करना है, कोई कर्मचारी है जो मंदिर के डॉक्यूमेंट्स और नोट्स को जितने भी चीज़ें देखता है, कोई वहाँ पर मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कोई वहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा है। सबका अलग अलग काम है, सबको सैलरी भी वो मंदिर क्या करती है,
प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए अकाउंट से पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बैंक में जाएं या फिर किसी कंपनी में जाएं और आपको ट्रांसफ़र कर दे वहाँ पर, तो उस कंडीशन में आपको एनपीओ की जानकारी होनी चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, नेम एनी 2 आइटम्स विच आर द शोन ऑन द डेबिट साइड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहा है कि पेमेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या होता है उसको बताइए। अभी हालांकि आप अकाउंट्स जब पढ़िएगा ना तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या क्या होता है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। देखिए बाबा, ए साइड जो होता है हम लोगों का, 2 साइड होता है यहाँ पर। एक होता है हम लोगों का आर फॉर रिसिप्ट, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर पेमेंट, और एक होता है हम लोग का अमाउंट का। तो रिसिप्ट साइड में हम किसको लिखेंगे? बोल रहे हैं यहाँ पर कि रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट साइड में क्या लिखिएगा? तो डेबिट साइड यही ना होता है जी, क्रेडिट साइड हम लोग का ये होता है। शुरू से ही पढ़ रहे हैं 11th क्लास से। तो ये बताइए कि यानी डेबिट साइड बोल दिया तो रिसिप्ट को पूछ रहा है कि रिसिप्ट में क्या क्या लिखिएगा? सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, प्राप्ति हम लोग के लिए है ना, डोनेशन हो जाएगा, एंट्रेंस फी हो जाएगा, एडमिशन फी हो जाएगा, मेंबरशिप फी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगा, वाटर एक्सपेंस हो जाएगा। नहीं होगा, वाटर एक्सपेंस पेमेंट ना है जी, पेमेंट ना करना है उसको। ऑनरियम एक्सपेंस हो जाएगा, नहीं एक्सपेंस ऑफ पेमेंट में जाएगा, एक्सपेंस वर्ड सही लग रहा है, पेमेंट में जाएगा। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि आप लिखिएगा क्या। तो ऐसे दिमाग चलाइए ना कि कितना आसान तरीके से आप इसको लिख रहे हैं, कितना आसान है इसको लिखना, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है मेंबरशिप फी हो गया। अच्छा मेंबरशिप फी ही है, कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी जो है वो क्या है सर? मेंबरशिप फी जो है वो क्या है सर? तो बोलना होगा कि व्हाट इज मेंबरशिप फी, सॉरी मेंबरशिप फी क्या है? द अमाउंट विच इज द चेंजेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मेंबर एनुअली इज नॉन एज द मेंबरशिप फी। कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एनुअली फीस लिया जाता है, सालाना एक बार में फी लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंबरशिप फी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई बता सकता है कि मेंबरशिप फी को हम लोग एनपीओ के कौन कौन से अकाउंट में दर्शा सकते हैं? आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। मेंबरशिप फी इज ए शो ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम अकाउंट में मेरा कहना ये है कि मेंबरशिप फी जो है, मेंबरशिप फी उसको आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकते हैं, कि बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। बैलेंस शीट में लिखा है। अच्छा, अब इनकम जो इनकम और रिसिप्ट ना, पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। एनुअली इनकम है, ये सालाना इनकम है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जो आ रहे हैं आप अकाउंट्स बनाइएगा तो बुझा जाएगा। मेंबरशिप फी जो है वो एनुअली फी है। एनुअली आपका कैपिटल नेचर भी हो सकता है, रेवेन्यू नेचर भी हो सकता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही है कि रिसिप्ट्स और कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों को ही लिखता है उसमें वो। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ सकता है, आ जाएगा ना। या छोटा रकम होगा तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो हो सकता है वो। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर। नेम एनी 2 आइटम्स विच आर शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बोल रहा है कि आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आ गया, प्राप्ति और भुगतान खाता, और प्राप्ति और भुगतान खाता के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखिएगा? जैसे अभी डेबिट साइड का खंड बना कर दिखाए थे, क्या क्या लिखिएगा? इसके अलावा इसको छोड़कर बताइए। हाँ, ऑनरियम पेमेंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, रिपेयरिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। सैलरी भी आपका क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब कम होना, डेबिट मतलब आना, प्राप्ति है। रेंट भी हो जाएगा, वाटर एक्सपेंस भी हो जाएगा, हाँ वो सारा हो जाएगा। बिहार बोर्ड, चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आया है। इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा कब होगा? इंटरेस्ट चार्ज समझे नहीं हम? इंटरेस्ट चार्ज, हाँ इंटरेस्ट चार्ज तो पेमेंट है, और इंटरेस्ट रिसिप्ट तो आपका इनकम है। इंटरेस्ट रिसिप्ट जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और उसमें भी जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी जाएगा। जो चीज़ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा सकता है और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी चला जाएगा, लेकिन जो चीज़ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में है वो सब चीज़ इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि कल उसका हम रीजन बता दिए थे कि क्यों होगा, बताया है ना। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा हमसे। गिव एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम 4 एग्जाम्पल आप दीजिए। हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल, टेम्पल, इतना दे रही है, हम कितना एग्जाम्पल दे दिए थे उस पर, बोलो ना जी, तुम बोलो 4 एग्जाम्पल। सर हाँ? आईसी, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तुम बोलो, दो तुम बोलो, अलग बोलो, सबसे अलग बोलो। हाँ नहीं याद है? प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखवाया गया था कल ना, दोनों का नाम लिखवाया गया था कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या नाम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या नाम है। आपसे क्या पूछ रहे हैं हम, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या क्या आता है? ICAI, ICMAI, ICSI, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो फ्री ऑर्गेनाइजेशन है आपका। उसके बाद आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूट, पहले ही पेज पे, दूसरे के पेज पे तो सब दिया है टोटल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपका खेल संस्थान, धार्मिक संस्थान, सारा चीज़ का तो नाम वहाँ पर दिया गया आपको, कल ही बता दिए थे सब। आप प्रॉफिट में पूछ देगा तो 4 को बता नहीं दीजिएगा। प्रॉफिट में आपका बहुत सारा संस्थान है कि नहीं? देखिए इसमें क्या क्या दिया है आपके उत्तर में, आंसर में देखिए क्या दिया है, स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब, सारा चीज हो जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी इसमें आ जाएगा। कहाँ पर? अच्छा स्पोर्ट्स क्लब 2 हो गया, तो आप उसको अलग कर दीजिएगा, आपके पास नॉलेज नहीं है, कॉलेज का नाम लिख दीजिए। इंस्टीट्यूट का कोई इंस्टीट्यूट है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट तुम्हारा? देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सब लोग। 14 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो कह रहा है कि स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है कम से कम 4 विशेषताएं बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो आप 4 विशेषता देखिए। सबसे पहले तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। दूसरा इट इज ए समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोल दीजिएगा ना क्या लिखा है इसमें। अच्छा इसमें दूसरा चीज लिखा है इट इज सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू 1 ईयर, ये भी ठीक लिखा है। 1 ईयर नहीं लिखना है तो सीधे लिख दीजिए रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू ओहो नेचर, रेवेन्यू नेचर 1 साल से कम, अरे तो घुमा के लिखिए 1 साल से कम, वो आपका मन है। 3 नंबर में क्या लिखिएगा, द बैलेंस एट द एंड आर द नोन एज द सरप्लस और डिफिट। जो भी अमाउंट जैसे कि आप प्रॉफिट लॉस बनाते थे, आपको याद होगा, तो जो भी नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था उसमें ना, पढ़े ना? हाँ तो हाँ या फिर उसमें जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता था, तो ये तो प्रॉफिट लॉस का सिंबल है, उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था। इसमें क्या आएगा, इसमें सरप्लस आएगा और डिफिक्ट आएगा। यदि पैसा ज्यादा मतलब कि प्रॉफिट का रूप दिखाएगा तो सरप्लस लिखिएगा, कमी हो जाएगा लॉसेस हो जाएगा तो उसको डिफिक्ट लिख दीजिएगा, उसी का तो नाम है इसमें, नाम वो चेंज हो जाएगा इसमें। 4 नंबर में है इट्स सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन ए एक्रूअल बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होगा वो एक्रूअल बेसिस पे होगा। 11th क्लास में एक लेसन था 3 लेसन जो हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट दिए थे हम, थ्योरिकल लेसन शायद वो छोड़ दिए थे, आपको नहीं पढ़ाए थे, लेकिन हम उसको बैकअप दे देंगे आपको। तो ऐसे समझ ही लीजिए क्या है ये चीज़। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हम उसमें नगद एवं उधार दोनों ही प्रवृत्तियों को क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं। उधार भी लिखेंगे और नगद भी क्या करेंगे, लिखेंगे, दोनों ही प्रवृत्तियों को हम लोग लिखते हैं इसमें। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंडोरमेंट फंड। इंडोरमेंट फंड क्या होता है? इंडोरमेंट फंड का मतलब सर आप क्या समझते हैं? इंडोरमेंट फंड क्या होता है सर? बिहार बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, इंडोरमेंट फंड क्या होता है? इंडोरमेंट फंड इज ए फंड अराइजिंग फ्रॉम ए गिफ्ट और द विशिष्ट, ठीक है ना, bequest है, सॉरी, bequest द इनकम ऑफ विच द डिवोटेड ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस से दिया हुआ है वो गिफ्ट है। कोई पूछेगा इंडोरमेंट फंड क्या है, तो बोलिएगा कि इंडोरमेंट फंड एज लाइक ए गिफ्ट बाय एनी पर्सन एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, और लिखना कि इट इज मेनली सो इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन अकाउंट। उसके अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इंडोर्समेंट फंड समझ में आ रहा है सबको? क्या होता है इंडोर्समेंट फंड? एक प्रकार का गिफ्ट होता है, या गिफ्ट भी बोल सकते हैं या यहाँ पर बेक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, आपका मन, गिफ्ट याद रहेगा आपको। चलिए 16 नंबर देखिए।
16 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर डू यू रिकॉर्ड ए स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड को क्यों मतलब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड, देखिए फंड करके कुछ भी आ जाएगा, फंड करके कुछ भी आ जाएगा, तो हम लोग कहाँ उसको लिख देंगे, इन बैलेंस शीट में। हाँ फंड कर, अरे फंड करके कुछ भी आ जाएगा तो बैलेंस शीट लिख देंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा, ये लायबिलिटी साइड में होगा। अब फंड लायबिलिटी ही क्यों होगा, प्रश्न होना चाहिए ना कि फंड सारा आखिर लायबिलिटी ही क्यों लिखिएगा। फंड आपको मान लीजिए कि मंदिर बनाने का फंड दे दिए, आपको घंटी लगाने का फंड दे दिए, तो दायित्व नहीं हुआ, आपका वो एसेट थोड़े हो गया, वो तो दायित्व आपको हम दिए, तो लायबिलिटी हो गया, क्योंकि आप मंदिर के पुजारी हैं, वो जीवन भर आपका थोड़ा ना रहेगा वो मंदिर, फिर किसी और को आप दे दीजिएगा वसीयत, रजिस्ट्रेशन किसी और को ट्रांसफर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, वही है ना, हाँ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज ए समरी ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट इज ए समरी ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना। एंड इंक्लूड द नेचर ऑफ द रेवेन्यू, इसमें कौन से नेचर को इंक्लूड किया जाता है, रेवेन्यू नेचर को इंक्लूड किया जाता है। एंड प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर दैन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद हम लोग किसको तैयार करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। अपन की नहीं तो उस पर टॉपिक बोल सकते हैं, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। आपको कैश बुक में और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस पूछता है। अभी हम लोग बात किए थे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो समरी ऑफ कैश बुक होता है। क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो आखिर वो समरी ऑफ कैश बुक है, तो दोनों में अंतर भी कुछ होगा ना, तो अंतर है। Receipts and payment account is a generally prepare and non-profit organization, but cash book is a prepare the profit organization. And receipts and payment account दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग संस्थानों में बनता है। उधर कैश बुक बोले तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग में, बैंक पे जॉब कीजिएगा तो उसमें बनाना पड़ता है। इसमें क्या बनाइएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाइएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि दोनों रियल अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है, कैश तो खुद रियल है तो कैश बुक रियल अकाउंट में चला जाता है। तीसरा चीज ये हम लोगों का है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग डेट को शो नहीं करते हैं, नॉट एंट्री पास द डेट वाइज। बट कैश बुक में हम लोग क्रेमिकल मेथड से या फिर डेट वाइज मेथड से हम लोग उसमें क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। उसमें डेट वाइज एंट्री होता है कि 4 तारीख को जब ये ट्रांजेक्शन हुआ तो हुआ, कैश बैंक दोनों का हुआ तो काउंटर एंट्री पास करो, वाउचर एलएफ में काउंटर सी लिखो, पढ़ा रहे थे सब ना, तो वो सब लिखना पड़ता है। देखिए इसमें लिखा गया है, एंट्री आर नॉट द मेड डेट वाइज। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट डेट वाइज बनेगा, इसमें डेट होकवे नहीं करता है, हाँ डेट होकवे नहीं करेगा इसमें। इसमें कैश बुक में डेट वाइज एंट्री आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एंट्रीज है। एंट्रीज की यदि बात किया जाए तो एंट्रीज आर मेड इन द क्लासिफाइड फॉर्म, ये क्लासिफाइड फॉर्म में होगा, और इसकी जो एंट्री होगा वो आपका क्रोनोलॉजिकल मेथड पर होगा। समझ में आ रहा है ना, एक काल क्रमानुसार के हिसाब से उसमें चलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं चलता है। इसके बाद ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर किया जाता है, ये आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर किया जाता है। बस समझ रहे हैं इसको आप, आ रहा है समझ में ना, क्लियर हो गया बच्चा। देखो यहाँ पर व्हाट इज मीन्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, a non-profit organization refers to such organization which is the format for the purchase of the promoting commerce, arts और science, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको रिफर करता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिफर करता है और फॉर्मेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी और अदर यूजफुल सर्विसेज फॉर द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। ये कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के फील्ड में प्रोवाइड भी करता है। और कॉमर्स के फील्ड में भाई क्या प्रोवाइड किया, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड किया, आईसीआई प्रोवाइड किया, आईसीएमआई प्रोवाइड किया और आईसीएस प्रोवाइड किया।
अब यहाँ पर आर्ट्स के फील्ड में क्या प्रोवाइड किया, तो आर्ट्स में जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, ना अरे प्रोफेशनल जैसे कि वो होता है ना, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसमें एक्टिंग सिखाया जाता है बच्चों को, संगीत सिखाया जाता है बच्चों को जो संगीत सिखाया जाता है फ्री में, आर्टिस्ट में, हाँ कुछ भी ऐसा, डांस इंडिया डांस को ले लो, एक वो भी आर्टिस्ट का ही परफॉर्मेंस है, इंडिया गॉट टैलेंट कुछ होता है, वो वही सब है, ठीक है। हाँ, और साइंस में यदि बात करें हम लोग तो मेडिकल एजुकेशनल ट्रस्टेड को बनाया, इसके बाद मेडिकल से या डॉक्टरी से रिलेटेड जो भी संस्थान है, जैसे सीए का संस्थान है ICI, उस तरह मेडिकल का भी संस्थान बहुत प्रकार का है जो साइंस में डेवलप करवाया गया। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सबको डेवलप करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे कल्चर को, सभ्यता को ये डेवलप करता है, हमारी चैरिटी को, समझ में आ रहा है ना, और अदर यूजफुल सर्विस फॉर द सोसाइटी एंड मेंबर, सब लोगों को सपोर्ट कर रहा है ये। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज मेंबरशिप, मेंबर लाइफ फी। मेंबर लाइफ फी क्या होता है, कल बता रहे थे ना कि मेंबर लाइफ फी होता है आपका, एक बार वृद्धाश्रम में किसी को ले गए हम, उसमें भर्ती करेंगे तो एक बार उसका फी लगेगा, वो मेंबर लाइफ मेंबरशिप फी लग जाएगा उसका। तो बोलेंगे ए पर्सन मेंबर इज द ग्रांटेड फॉर हिज होल लाइफ, कोई इंसान यदि पूरे जिंदगी उसका मेंबर बन के रहना चाहता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्थान के द्वारा, तो देन द ऑर्गेनाइजेशन चार्जेड ए स्पेसिफिक फी फ्रॉम हिम, उसे एक स्पेसिफिक फी देना पड़ता है। कल बताए थे ना कि वृद्धाश्रम खोलिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं अपने माँ बाप को रखना नहीं चाहते हैं, उसका बीवी संग रोज झगड़ा हो रहा है, घर में रोज एथी कर रहा है, तो वो लोग क्या करता है, ऐसे तो हम लोग और नहीं होता है, शहर वहर में खास करके विदेश विदेश में ज़्यादा चलता है, नहीं तो दिल्ली मुंबई में भी सब करता है लोग, तो ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। अनाथ आश्रम में क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, तो अनाथ आश्रम बोल रहे हैं, वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम में क्या छोड़ेगा, वृद्धाश्रम में एक तरह का शहरों में फैशन भी बना दिया है सब, वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। वृद्धाश्रम में उसी के उम्र के लोग रहेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, घरे कोनो उससे बोलिए बतिया नहीं रहा है। दूसरा नंबर कि जीवन भर उसी में रहेगी वो, बीच बीच में कोनो फेस्टिवल में ले जाएगा, घरों ले जाएगा, कभी कभी बीच बीच में कोई फेस्टिवल रहेगा तो क्या करेगा, घर पे ले जाएगा, माई करेगा, बाकी दिन वृद्धाश्रम में छोड़ देता है उसको। तो उसके लिए है भाई, है ना, उसके लिए क्या है जैसे बच्चा को कहाँ छोड़ दिया जाता है, बच्चा को हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है, उस तरह गार्जियन को बहुत सारा लोग छोड़ देता है वृद्धाश्रम में ले जाके, यार है ना। घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ज़्यादा एथी कर रहे हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में लेके चले जाते हैं। तो एक प्रकार का वही जो है लाइफ मेंबर फी लिया जाता है कि एक बार आप पेमेंट कर दीजिए। आप संजय दत्त का एक मूवी देखे होंगे, नाम है उसका मुन्ना भाई MBBS, देखे हैं, उसमें एक उसे साइन कराना होता है, तो मालूम चलता है ना, गांधी जी के बहुत सारे बूढ़े लोग फैन रहते हैं, एक आश्रम में रहते हैं लोग, वृद्धाश्रम में रहते हैं ना, और लड़का होकर खूब बढ़िया ऑफिस में रहता है, देखे हैं ना, नहीं देखे हैं आप लोग, देखे हैं ना, जाता है ना संगे बर्थडे के केक कटवाता है, रास्ते में नहीं कटवाता है। तो यही है अपना एजुकेशनल एक ट्रस्ट है एक प्रकार का। यहाँ पर 20 को क्वेश्चन हो गया, पूरा समझ में आ गया 20 ना। 20 के बाद देखिए, समझिए पहले इसको, आप थ्योरी तबे समझ पाइएगा जब बीच बीच में आपका मैथ चलेगा। बिना मैथ का थ्योरी, देखिए थ्योरी समझाने के लिए हम समझा देंगे क्योंकि इसमें एक्सपर्ट हैं हम, है ना, लेकिन हम अब कल से मैथ इसमें चला रहे हैं, पहले एक बार हम मैथ चला देते हैं, उसके बाद जब थ्योरी चलाएंगे ना तो कहिएगा ना सब चीज़ सर समझ में आ रहा है, सारा चीज़ हमको समझ में आने लगा कि डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। और थ्योरी इसलिए चला दी है कि आपको मैथ समझ में आए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, थ्योरी और मैथ। पहले कल से मैथ चलेगा, मैथ पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद थ्योरी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहा।